रात के 10 बज रहे हैं और अचानक से फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है। हाँ, और वो बॉस का ईमेल होता है। बिल्कुल, एक छोटा सा ईमेल जिसका सब्जेक्ट है कल सुबह की मीटिंग के लिए जरूरी चर्चा, बस इतना सा वाक्य। लेकिन अगर हम ध्यान दें कि उस वक्त शरीर के अंदर क्या हो रहा होता है, दिल की धड़कन अचानक से तेज हो जाती है। राइट, पेट में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। हाँ, और नींद तो जैसे पल भर में गायब हो जाती है। दिमाग में 20 तरह के बुरे ख्याल आने लगते हैं, जबकि देखा जाए तो ये सिर्फ एक ईमेल है, कोई फिजिकल हमला थोड़ी ना है। फिर भी हमारा शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे सामने कोई भूखा शेर खड़ा हो। एग्जैक्टली। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। स्वागत है इस नई चर्चा में। हमारा आज का मिशन बहुत ही क्लियर है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब इंसान दबाव या खतरे में होता है तो उसका दिमाग बायोलॉजी के लेवल पर कैसे बदल जाता है। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी यानी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सिर्फ एक अच्छा कॉर्पोरेट वर्ड नहीं है, बल्कि सीखने के लिए एक बायोलॉजिकल जरूरत है। सही कहा। और इस चर्चा का आधार है एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर। ये शिव नारायण द्वारा 15 मार्च 2026 को तक्षशिला रिसर्च पेज पर पब्लिश हुआ था। इसका टाइटल है थ्रेट ड्रिवन न्यूरल स्टेट्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। ये पेपर सच में बहुत इंसाइटफुल है। मैं पर्सनली इस बात पर बहुत हैरान था जब मैंने इसके नोट्स पढ़े। हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रेस या दबाव सिर्फ एक मानसिक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ माइंड। हमें लगता है कि थोड़ी डीप ब्रीदिंग करेंगे या पॉजिटिव सोचेंगे तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, लोग इसे सिर्फ एक फीलिंग मानते हैं। राइट। लेकिन इस रिसर्च को गहराई से पढ़ने के बाद समझ आता है कि ये स्ट्रेस कोई मन का वहम नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग की हार्डवेयर वायरिंग और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में आने वाला एक सीधा बदलाव है। हाँ, और इस हार्डवेयर बदलाव को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब लाखों साल पीछे। अच्छा, एवोल्यूशन की तरफ। एग्जैक्टली। अगर हम एवोल्यूशनरी नजरिए से देखें तो हमारा ये जो दिमाग है, ये आज के मॉडर्न एसी वाले ऑफिस या आरामदायक क्लासरूम्स के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। राइट। ये उन जंगलों और गुफाओं में विकसित हुआ है जहां हर पल जान का खतरा रहता था। उस दौर में सोचिए, अगर कोई इंसान किसी झाड़ी के हिलने को नजरअंदाज कर देता तो शायद वो किसी जानवर का शिकार बन जाता। वो दोबारा आके कहानी नहीं सुना पाता। बिल्कुल नहीं। इसलिए नेचर में हमारे दिमाग में एक बहुत ही पावरफुल और बेहद तेज सर्वाइवल मैकेनिज्म फिट कर दिया, खतरे का एक ऑटोमेटिक अलार्म। लेकिन आज के जमाने में तो हम गुफाओं में नहीं रहते। वही तो सबसे बड़ी समस्या है। आज के दौर में वो भूखे शेर तो नहीं रहे, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। ओह, आई गेट इट। तो आज जब कोई मुश्किल एग्जाम सामने आता है, या पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, या वही बॉस का ईमेल आता है, तो दिमाग इस सोशल खतरे को भी जानलेवा फिजिकल खतरा मान बैठता है। ये बहुत ही अजीब बात है। तो उस ईमेल वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। मुझे ये समझना है कि जब वो नोटिफिकेशन दिखा तो उस 1 या 2 सेकंड के अंदर दिमाग के भीतर फिजिकली क्या हुआ? इस सर्वाइवल मोड की न्यूरोबायोलॉजी क्या है? ये पूरी प्रोसेस 1 मिलीसेकंड में शुरू होती है, और इसकी पूरी कमांड दिमाग के एक छोटे से हिस्से के पास होती है जिसे हम अमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला, ये नाम मैंने सुना है। हाँ, इस एमिगडाला को हम दिमाग का रडार कह सकते हैं या अर्ली वार्निंग सेंटर। इसका बस एक ही काम है, हर वक्त हमारे आसपास के माहौल को स्कैन करना और ये देखना कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, चाहे वो खतरा असली हो या सिर्फ हमारे दिमाग का ख्याल। एग्जैक्टली। जैसे ही इसे कोई खतरा महसूस होता है, ये तुरंत एक इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, एक आपातकालीन संदेश भेजता है। पर एक बात बताइए, ये संदेश शरीर के बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंचता है? खतरे का एहसास तो दिमाग में हुआ है, लेकिन मेरे हाथ में पसीना आ रहा है, पेट में हलचल हो रही है, ये कनेक्शन कैसे बनता है? यहाँ पर रोल आता है हमारे शरीर के HPA एक्सिस का। HPA एक्सिस, ये क्या होता है? ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। जैसे ही एमिगडाला वो अलार्म बजाता है, ये HPA एक्सिस तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। और इसके एक्टिवेट होने का मतलब है कि आपके खून में स्ट्रेस हार्मोन्स का एक सैलाब आ जाना, मुख्य रूप से कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। राइट, एड्रेनलिन रश जिसे कहते हैं। हाँ, और इस एड्रेनलिन की वजह से ही आपकी धड़कन तेज होती है, आपके फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन खींचना शुरू कर देते हैं,
शरीर खुद को तैयार कर रहा होता है कि या तो इस खतरे से लड़ो या फिर वहां से भाग जाओ। जैसे साइंस में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, राइट? बिल्कुल, वही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन इस रिसर्च पेपर में एक ऐसी डिटेल है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, और वो है दिमाग के अंदर एनर्जी के बंटवारे के बारे में। हाँ, एनर्जी एलोकेशन, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। जब ये हार्मोन का सैलाब आता है तो पेपर बताता है कि सर्वाइवल मोड में दिमाग ये तय करता है कि उसे अपनी लिमिटेड एनर्जी कहाँ खर्च करनी है, और वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ जाने वाले खून और एनर्जी के फ्लो को अचानक कम कर देता है। सही कहा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिक लगाता है, प्लानिंग करता है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेता है। दिमाग वहां से पावर कट करके वो निचले हिस्सों को दे देता है जो सिर्फ तुरंत रिएक्शन देने के लिए बने हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी जानलेवा खतरे में हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी बेहद तेजी से आपकी तरफ आ रही है, तो उस वक्त वहां खड़े होकर न्यूटन के मोशन के लॉज याद करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, या गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट करने का। एग्जैक्टली। उस वक्त अगर आप सोचने बैठेंगे तो वो समय जानलेवा हो सकता है। शरीर को बस एक ही चीज चाहिए उस वक्त, तुरंत वहां से कूद कर हटने की ताकत। कॉम्प्लेक्स थॉट्स को प्रोसेस करने में ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। राइट। और सर्वाइवल मोड में दिमाग अपनी वो कीमती एनर्जी सोचने विचारने पर बर्बाद नहीं कर सकता। ये किसी कंप्यूटर के सेफ मोड में जाने जैसा है। ओह, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। हाँ, मतलब जैसे जब कंप्यूटर में कोई वायरस आता है या जब सिस्टम क्रैश होने वाला होता है तो वो तुरंत सेफ मोड में चला जाता है। वहां पर सारे हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स, बैकग्राउंड में चलने वाले भारी सॉफ्टवेयर और सारे क्रिएटिव टूल्स बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक फाइल्स चलाता है ताकि वो बस जिंदा रह सके या ऑन रह सके। हमारा दिमाग भी खतरे के समय उन भारी विचारों को शट डाउन कर देता है। इसी एनालॉजी को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो सेफ मोड में आप कोई नई वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते या कोई नया हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। सही बात है। सर्वाइवल मोड का भी बस एक ही लक्ष्य होता है कि मैं अभी इसी पल खुद को सुरक्षित कैसे रखूं। इस अवस्था में इंसान लॉन्ग टर्म का नहीं सोच सकता। कोई नई थ्योरी डीपली समझना या कोई क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि जिस हार्डवेयर से वो क्रिएटिविटी आनी थी उसकी तो पावर सप्लाई काट दी गई है। एग्जैक्टली। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जाए कि जब कोई इंसान दबाव में होता है या डर में होता है तो वो टेक्निकली कम अक्लमंद हो जाता है? साइंस की भाषा में इसे डिक्लाइन इन एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कहते हैं। हाँ, उस वक्त एक व्यक्ति की वर्किंग मेमोरी ड्रास्टिकली कम हो जाती है। वाओ। उसका अपने आवेग या इम्पल्सेस पर कंट्रोल घट जाता है। नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। इंसान उस वक्त सिर्फ अपनी पुरानी आदतों पर या इंस्टेंट रिएक्शन पर डिपेंड हो जाता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा या थोड़ा पुशबैक देना होगा। हाँ, बताइए। अगर ये सर्वाइवल मोड हमारी सोचने समझने की क्षमता को इतना ही पैरालाइज कर देता है तो हम इस मॉडर्न दुनिया के प्रेशर को हमेशा बुरा क्यों मानते हैं? मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि जब तक सर पर डेडलाइन ना हो उनसे काम ही नहीं होता। ये बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट है। हाँ, और सोचिए ना, एग्जाम से एक रात पहले स्टूडेंट्स पूरी की पूरी किताब खत्म कर लेते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में तो ये एक तरह का रूल बन गया है कि थोड़ा प्रेशर लोगों को अच्छा फोकस देता है। तो क्या सर्वाइवल मोड काम निकलवाने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक अच्छा टूल नहीं है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और इसे क्लियर करना बेहद जरूरी है। यहाँ पर ना हमें दो अलग अलग चीजों के बीच एक लाइन खींचनी होगी। एक है शॉर्ट टर्म अराउजल यानी थोड़े समय का दबाव, और दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लगातार रहने वाला तनाव। अच्छा, दोनों अलग हैं? बिल्कुल। जो आप डेडलाइन या एग्जाम वाली बात कर रहे हैं वो एक टेम्पररी दबाव है। ये दबाव आपके ध्यान को बहुत ज्यादा नैरो यानी संकीर्ण कर देता है। मतलब टनल विजन बन जाता है। हाँ, जैसे आपके पास कल एक रिपोर्ट सबमिट करने का टारगेट है तो आपका दिमाग बाकी सारी दुनिया को भूलकर सिर्फ उस रिपोर्ट पर फोकस करेगा। इसे ही लोग फोकस कहते हैं। तो फोकस मिलना तो काम के लिए अच्छी बात हुई ना? ये तब तक अच्छी बात है जब तक वो काम एक रूटीन टास्क है। अगर आपको सिर्फ डेटा एंट्री करनी है या कोई ऐसा काम करना है जो आपको पहले से रटा हुआ है तो ये नैरो फोकस काम आएगा। राइट। लेकिन क्या उस एक रात के दबाव में कोई स्टूडेंट आइंस्टाइन की तरह कोई बिल्कुल नई थ्योरी सोच सकता है? वहीं पर वो सिस्टम फेल हो जाता है। बिल्कुल। क्या वो डेडलाइन के भयानक डर में कोई ऐसा इनोवेटिव डिजाइन बना सकता है जो उसने पहले कभी नहीं सोचा? बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए दिमाग का खुला होना जरूरी है। एग्जैक्टली। और समस्या तब और भी भयंकर हो जाती है जब ये दबाव एक परमानेंट स्टेट बन जाता है, जिसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। जैसे किसी टॉक्सिक ऑफिस में लगातार काम करना। हाँ, जब किसी ऑफिस में हर दिन हर छोटी मीटिंग में बॉस के गुस्से का डर हो
या किसी स्कूल में हर दिन बच्चों को अपमानित होने का भय हो, लगातार सर्वाइवल मोड में रहने से उनका दिमाग हमेशा कॉर्टिसोल से भरा रहता है। और इस लगातार कॉर्टिसोल का असर क्या होता है? कॉर्टिसोल का ये लगातार हाई लेवल दिमाग के उन न्यूरल नेटवर्क्स को लिटरली सिकोड़ने लगता है, श्रिंक करने लगता है, जो नई चीजें सीखने के लिए जरूरी होते हैं। वेट, सच में? यानी लगातार रहने वाला डल दिमाग के फिजिकल हार्डवेयर को डैमेज करने लगता है? हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस दिमाग को नई इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करने से पूरी तरह रोक देता है। और ऐसे डर वाले माहौल में एक और बेहद खतरनाक चीज पैदा होती है। वो क्या है? जिसे इस पेपर में इमोशनल कंटेजियन कहा गया है, यानी भावनाओं का संक्रमण। स्ट्रेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक अकेले इंसान तक सीमित रहे, ये फैलता है। ओह, इस पर मुझे पेपर में दी गई एक तस्वीर याद आ रही है। उस पिक्चर ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा था। हाँ, वो लैपटॉप वाली तस्वीर। बिल्कुल, वो तस्वीर आज के मॉडर्न वर्कप्लेसेस की एक बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली सच्चाई दिखाती है। उसमें एक एम्प्लॉय अपने लैपटॉप के आगे बैठा है, उसका सर उसके हाथों में है और वो साफ तौर पर कंप्लीटली टूटा हुआ है, शायद रो रहा है या एक्सट्रीम स्ट्रेस में है। लेकिन उस पिक्चर का सबसे मेन पॉइंट वो अकेला आदमी नहीं था। सबसे मेन पॉइंट थे वो 3-4 कॉलीग्स जो उसके ठीक पीछे खड़े थे। राइट। उनके चेहरों पर भी वही डर, वही तनाव और वही बेचैनी साफ झलक रही थी। और वो सिर्फ सिंपैथी या सहानुभूति नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो स्ट्रेस एक व्यक्ति से निकलकर दूसरों में वायरस की तरह घुस रहा हो। और असल में ऐसा ही होता है। हम इंसान प्रैक्टिकली बहुत ही सोशल प्राणी हैं। हमारे दिमाग में कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। मिरर न्यूरॉन्स? हाँ, हमारा एमिगडाला लगातार दूसरों के चेहरों के माइक्रो एक्सप्रेशंस, उनकी आवाज का टोन और उनकी बॉडी लैंग्वेज को स्कैन करता रहता है। अच्छा, मतलब हम लगातार दूसरों को पढ़ रहे होते हैं? बिल्कुल। जब किसी रूम में एक व्यक्ति सर्वाइवल मोड में होता है और वो डर या गुस्से वाला बर्ताव करता है, तो उसके आसपास के लोगों का अलार्म सिस्टम भी उस नेगेटिव एनर्जी को कैच कर लेता है। तो उनका दिमाग सोचता है कि अगर ये डरा हुआ है तो पक्का यहाँ कोई बड़ा खतरा है। एग्जैक्टली। और बिना किसी एक्चुअल रीजन के उस पूरे ग्रुप का कॉर्टिसोल लेवल अचानक बढ़ जाता है। एक गुस्से वाला बॉस या एक स्ट्रेस्ड कॉलीग पूरे के पूरे ऑफिस या क्लास को एक साथ सर्वाइवल मोड में धकेल सकता है। ये तो किसी सर्दी जुकाम वाले वायरस के फैलने जैसा हुआ। सही कहा, एकदम वैसा ही। और सोचिए अगर पूरा का पूरा ग्रुप ही सर्वाइवल मोड में फंस गया है, जहां सबके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लगभग शटडाउन हो चुके हैं, तो ऐसे माहौल में कुछ नया सीखना या नॉलेज ट्रांसफर होना तो नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल नामुमकिन। देखिए, नॉलेज ट्रांसफर यानी किसी जानकारी का एक इंसान से दूसरे तक पहुंचना, ये कोई पेन ड्राइव से फाइल कॉपी करने जैसा फिजिकल प्रोसेस नहीं है। राइट। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव और सोशल प्रोसेस है। इसे होने के लिए दिमाग का शांत और खुला होना जरूरी है। अब एजुकेशन सिस्टम को ही ले लीजिए। हाँ, स्कूल्स का क्या हाल है इस मामले में? जब किसी क्लास में बच्चों को ये डर होता है कि अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो उन पर पूरी क्लास हंसेगी या टीचर उन्हें डांटेगा, तो उनका दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में लॉक हो जाता है। तो वो सीखेंगे कैसे? वो डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखते, वो बस खुद को बचाने का सबसे सेफ रास्ता खोजते हैं। और क्लास में सेफ रहने का सबसे आसान रास्ता होता है रटना या रोट मेमोराइजेशन। एग्जैक्टली। कुछ नया मत पूछो, कोई आउट ऑफ द बॉक्स विचार मत रखो, बस किताब में जो लिखा है उसे रट लो और पेपर पर उगल दो। क्योंकि सवाल पूछने का मतलब है सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना, और ध्यान खींचने का मतलब है खतरे को दावत देना। सर्वाइवल मोड में आप ऐसी रिस्क कभी नहीं लेंगे। ये तो हुई स्कूल की बात। कॉर्पोरेट दुनिया में भी इसका एक अलग वर्जन दिखता है ना? हाँ, कॉर्पोरेट में इनसिक्योरिटी का माहौल इन्फॉर्मेशन होल्डिंग को जन्म देता है। इन्फॉर्मेशन होल्डिंग यानी जानकारी छुपाना। हाँ, जब एम्प्लॉयज को लगता है कि उनकी जॉब खतरे में है या उनके परफॉर्मेंस रिव्यू का बेसिक मोटिव सिर्फ उन्हें सजा देना है, तो वो जानबूझकर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। ओह, उन्हें लगता है कि अगर उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जो किसी और के पास नहीं है तो वो इंडिस्पेंसिबल बन जाएंगे, उन्हें निकाला नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। ऐसे डर वाले माहौल में टीम कोलैबोरेशन पूरी तरह से मर जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंटली बात करना बंद कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक और एनालॉजी आ रही है। बोलिए। सोचिए कि आप एक बहुत ही खराब मोबाइल नेटवर्क वाले इलाके में हैं और आप अपने फोन पर एक बहुत हैवी फाइल या वीडियो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है ये। राइट।
उस वक्त क्या होता है, फोन की आधी से ज्यादा बैटरी और उसके प्रोसेसर की पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ उस वीक नेटवर्क सिग्नल को ढूंढने और उसे पकड़े रखने में खर्च होने लगती है। हाँ, और फोन एकदम गर्म हो जाता है। एग्जैक्टली फोन हीटअप हो जाता है और जो हमारा असली काम था, यानी उस फाइल को डाउनलोड करना, वो बार बार फेल होता रहता है। ये बहुत ही परफेक्ट कंपैरिजन है। हमारा दिमाग भी ना बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है। जब हम डर या इनसिक्योरिटी के माहौल में होते हैं तो दिमाग की पूरी बैटरी उस खतरे के सिग्नल को ढूंढने और उससे बचने के तरीके निकालने में ड्रेन हो रही होती है। सही बात है। इसलिए कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखना या किसी नए आइडिया को प्रोसेस करना, मतलब डाउनलोडिंग का वो प्रोसेस, पूरी तरह फेल हो जाता है। आई एग्री। और ये समझना बहुत ही जरूरी है कि नॉलेज का विकास या इनोवेशन केवल तभी होता है जब वहाँ एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हो। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। हाँ, साइकोलॉजिकल सेफ्टी कोई HR डिपार्टमेंट का बनाया हुआ फैंसी बज़वर्ड नहीं है। ये इंसानी दिमाग की एक बायोलॉजिकल डिमांड है। अगर डर का माहौल है तो आपका नेटवर्क हमेशा डाउन ही रहेगा। तो ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि खतरे का अलार्म बजने पर पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? अगर कोई इंसान इस सेफ मोड में फंस गया है तो वहां से बाहर कैसे आए? हम दिमाग के उस एडवांस हिस्से को वापस कैसे जगाएं जहां असली क्रिएटिविटी और इनोवेशन होता है? इसका साइंस के पास एक क्लियर जवाब है और उसे कहते हैं एक्सप्लोरेशन मोड, यानी नई चीजों को खोजने की अवस्था। एक्सप्लोरेशन मोड? ये एक्टिवेट कैसे होता है? इस रिसर्च के अनुसार जब दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर आता है और उसे अपने आसपास से ये पुख्ता संदेश मिलता है कि मैं सुरक्षित हूं, तब वो फाइनली खतरे को स्कैन करना बंद करता है। रडार बंद हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही खतरे का वो रडार बंद होता है, उस खाली जगह को क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा ले लेती है। जिज्ञासा मतलब अब दिमाग ये नहीं सोच रहा कि मुझे खुद को इससे बचाना कैसे है, बल्कि वो ये सोच रहा है कि अरे ये नई चीज आखिर है क्या? एग्जैक्टली। और यहीं पर बायोलॉजी अपना असली जादू दिखाती है। जब दिमाग टोटली सेफ फील करता है तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पहले बंद पड़ा था वो वापस पूरी पावर के साथ ऑनलाइन आ जाता है। वाओ, सिस्टम रीबूट हो जाता है। हाँ, और इसके साथ ही दिमाग का एक और अहम हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं वो भी फुली एक्टिव हो जाता है। हिप्पोकैम्पस का काम है नई यादें बनाना और नई इन्फॉर्मेशन को आपके पुराने ज्ञान के साथ कनेक्ट करना। तो अब मेमोरी और लॉजिक दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, और सबसे मजेदार बात, एक्सप्लोरेशन मोड में दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। याद है सर्वाइवल मोड में हमें क्या मिल रहा था? राइट, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, भागने और डर के लिए। राइट, लेकिन एक्सप्लोरेशन मोड में हमें डोपामिन मिलता है। ये हार्मोन हमें नई चीजों को एक्सप्लोर करने, एक्स्ट्रा सवाल पूछने और सीखने के लिए मोटिवेट करता है और हमें खुशी देता है। तो इस मोड में आकर हम सिर्फ ब्लाइंड रट्टा नहीं मारते, हम एक्चुअली में ये पूछने की हिम्मत जुटा पाते हैं कि क्या हो अगर हम इस पुराने काम को किसी बिल्कुल नए तरीके से करें। सही कहा। लेकिन मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक्सप्लोरेशन के आगे भी कुछ है। उन्होंने एक और मोड की बात की है, इंटीग्रेशन एंड इनोवेशन मोड। ये क्या चीज है? ये एक्चुअली एक्सप्लोरेशन से ठीक अगला कदम है। देखिए, जब आप सेफ फील करके नई चीजें खोजते हैं यानी एक्सप्लोरेशन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे नए आइडियाज और रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। कच्चा माल आ गया। हाँ, फिर इंटीग्रेशन मोड में दिमाग उन सभी अलग अलग बिखरे हुए विचारों को आपस में जोड़ता है, उनमें पैटर्न ढूंढता है। और फिर आता है इनोवेशन। बिल्कुल। इनोवेशन मोड सर्वाइवल मोड का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जहां सर्वाइवल मोड आपके दिमाग को सिकोड़कर सिर्फ एक सिंगल खतरे पर फोकस कर देता है, वहां इनोवेशन मोड दिमाग को ओपन कर देता है। राइट। इनोवेशन मोड में दिमाग के अलग अलग हिस्सों के न्यूरल नेटवर्क्स एक साथ मिलकर सिंक्रोनी में काम करते हैं और उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के बिल्कुल नए क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं। कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो पहले दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये सब सुनने में बहुत ही आदर्श और परफेक्ट लगता है, लेकिन हम जिस रियल दुनिया में रहते हैं वहां स्पीड सब कुछ है। इन्वेस्टर्स को आज ही प्रॉफिट चाहिए, मैनेजमेंट को इस क्वार्टर में रिजल्ट चाहिए। हाँ, सबको जल्दी होती है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है जहां हम इस टाइम कंज्यूमिंग एक्सप्लोरेशन वाले हिस्से को स्किप कर दें और डायरेक्ट इनोवेशन वाले मोड में छलांग लगा दें, मतलब बिना खोजबीन किए सीधा कुछ नया प्रोड्यूस कर दें? साइंस के पास इस सवाल का बहुत ही ब्लंट और सीधा जवाब है, नहीं। ऐसा करना बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल? हाँ,
ये सारी प्रोसेसेस स्ट्रिक्टली एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ही होती हैं। आप एक्सप्लोरेशन को किसी हाल में स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वही तो इनोवेशन का फ्यूल है, कच्चा माल है। लॉजिक तो है इस बात में। अगर आप आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, नई जानकारी को क्यूरियोसिटी के साथ प्रोसेस नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग के पास कुछ नया बनाने के लिए बेसिक आइडियाज ही कहाँ से आएंगे? एम्प्टी वेसल से तो कुछ नहीं निकल सकता। एग्जैक्टली। और इन सभी एडवांस्ड मोड्स के एक्टिवेट होने की पहली और सबसे स्ट्रिक्ट शर्त सिर्फ एक ही है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। सुरक्षा का एहसास। अगर सेफ्टी नहीं है तो एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, और अगर एक्सप्लोरेशन नहीं है तो कोई नया इनोवेशन कभी नहीं होगा। ये तो एक ऐसी चेन है जिसे आप बीच में से तोड़ ही नहीं सकते। और इस पूरी चेन का जो बेस है वो ये महसूस करना है कि हम उस जगह पर उन लोगों के बीच बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम गलतियां कर सकते हैं और उन गलतियों के लिए हमें किसी लंबी सजा का डर नहीं है। सही कहा। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को एक साथ समेटें तो एक बहुत ही बेसिक सा बायोलॉजिकल सच निकल कर आता है जो कभी नहीं बदलता। चाहे वो एक स्कूल का क्लासरूम हो जहां छोटे बच्चे बैठे हों, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का महंगा बोर्डरूम हो जहां टॉप एग्जीक्यूटिव्स स्ट्रेटेजी बना रहे हों। बात एक ही है। हाँ, और वो बात यह है कि सर्वाइवल और क्यूरियोसिटी यानी डर और जिज्ञासा एक साथ काम नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही क्लियर कट और स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन सभी लीडर्स, मैनेजर्स और टीचर्स के लिए जो दूसरों से हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। राइट। देखिए, डर का माहौल बनाकर या जॉब का प्रेशर डालकर आप किसी से एक नॉर्मल रूटीन काम तो बड़ी तेजी से करवा सकते हैं, लेकिन आप उस इंसान से कोई ग्राउंड ब्रेकिंग, महान या नया आइडिया कभी नहीं निकलवा सकते। बिल्कुल नहीं। इसलिए एक सुरक्षित, ट्रस्ट से भरा और सम्मानजनक माहौल बनाना अब कोई गुड टू हैव एचआर पॉलिसी या लग्जरी नहीं रह गया है। ये न्यूरोसाइंस की हार्ड कोर डिमांड है। एग्जैक्टली। ये कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है जिसके बारे में सिर्फ किसी मोटिवेशन सेमिनार में बात की जाए। ये बायोलॉजी है, ये हार्ड साइंस है। बिल्कुल। इस पूरे एनालिसिस ने तो ह्यूमन बिहेवियर और वर्क स्ट्रेस को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। लेकिन इस चर्चा के अंत में आकर मेरे दिमाग में एक ऐसा गहरा सवाल उठ रहा है जो हमें हमारे पूरे सिस्टम पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। वो क्या? देखिए, हमने आज प्रैक्टिकली समझा कि कैसे हमारा दिमाग डर के साए में कुछ भी नया सोचने या गहराई से सीखने में टोटली असमर्थ हो जाता है। डर हमारे लॉजिक और क्रिएटिविटी वाले हार्डवेयर की पावर सप्लाई सीधा काट देता है। हाँ। तो अब जरा इस पर सोचिए, हमारे आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आखिर किस फाउंडेशन पर टिका हुआ है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर। एग्जैक्टली। रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अच्छे मार्क्स लाओ वरना जिंदगी में पीछे रह जाओगे। टारगेट पूरा करो वरना अप्रेजल नहीं मिलेगा या नौकरी से निकाल दिए जाओगे। देखा जाए तो हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था ही इस डर के आधार पर डिजाइन की गई है। अगर साइंस इतने साफ शब्दों में ये कह रहा है कि डर दिमाग के सबसे बेहतरीन हिस्सों को लॉक कर देता है, तो क्या हम अनजाने में पूरी की पूरी जनरेशन के दिमाग को लगातार एक सर्वाइवल मोड में कैद नहीं कर रहे हैं? ये सच में डराने वाला विचार है। क्या डर पर आधारित ये सिस्टम ह्यूमन रेस के अगले सबसे बड़े इनोवेशन को पैदा होने से पहले ही नहीं मार रहा है? जब किसी इंसान की हड्डी टूटती है ना, तो वो एक्सरे में साफ दिख जाती है और हम तुरंत उस पे प्लास्टर लगाते हैं। राइट। लेकिन डर के इस माहौल के कारण हर दिन, हर ऑफिस और हर क्लास में हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज में जो अनसीन फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, उन्हें देखने के लिए तो अभी तक कोई एक्सरे मशीन बनी ही नहीं है। सही बात है। ये सच में एक ऐसी बात है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर असली खतरा क्या है। क्या हमारी कमजोरी असली खतरा है, या वो सिस्टम और माहौल जो हमें लगातार इस सर्वाइवल मोड में फंसाकर जीने पर मजबूर कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।